गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्लास 12 एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है प्रेरणा, अवधान और रुचि। क्या नाम है? प्रेरणा, अवधान और रुचि, मोटिवेशन, अटेंशन, इंटरेस्ट। तो आज इस चैप्टर को हम लोग अपनी क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले शिक्षा मनोविज्ञान और जो शिक्षा शास्त्र आगे पार्ट 1 है, आप लोगों का इकाई 1 है, उसके भी काफ़ी चैप्टर हो गए हैं और ये शिक्षा मनोविज्ञान यूनिट 2 है। तो इसमें आज हम लोग 2nd चैप्टर करने वाले हैं। इसके पहले भी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोग को क्लास मिल जाएगी। तो आज हम लोग जानेंगे कि प्रेरणा या अभिप्रेरणा क्या होती है, मतलब प्रेरणा या प्रेरणा किसे कहते हैं। तो इसको हम लोग जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। अधिगम में सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा एक केंद्रीय तत्व है। अधिगम में जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें प्रेरणा क्या है? एक केंद्रीय तत्व है। सामान्य अर्थ में प्रेरणा का तात्पर्य उस आंतरिक उत्तेजना से है जो व्यक्ति या प्राणी को क्रिया या व्यवहार करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करती है। तो प्रेरणा क्या है? प्रेरणा एक आंतरिक उत्तेजना है। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा एक आंतरिक उत्तेजना है जो व्यक्ति को कोई क्रिया या व्यवहार करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। तो प्रेरणा क्या है? एक आंतरिक उत्तेजना है जो व्यक्ति को किसी भी प्रकार की क्रिया या व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। आंतरिक प्रेरणा से जो कार्य किया जाता है उसमें अधिक उत्साह और सक्रियता दिखाई देती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर स्वयं से किसी कार्य को करने की प्रेरणा उसके अंदर है, किसी कार्य को करने का उत्साह उसके अंदर है, तो उसको क्या होगा? जब उस प्रकार का कार्य मिल जाता है तो वो उस कार्य को बड़ी ही लगन, उत्साह और ऊर्जा के साथ संपन्न करता है। तो जो प्रेरणा उसके अंदर आंतरिक रूप से उत्पन्न होती है उस कार्य को करने में उसे अधिक उत्साह और सक्रियता दिखाई देती है। अधिगम प्रक्रिया में प्रोत्साहन, प्रशंसा एवं पुरस्कार आदि के द्वारा बालकों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब अधिगम की प्रक्रिया में क्या किया जाता है? जो बालक है उनको सीखने के लिए, प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जाता है? प्रशंसा, प्रोत्साहन और पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिससे वो सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे कोई बालक किसी क्लास में फर्स्ट आता है तो फर्स्ट आने पर उसे क्या मिलता है? उसे पुरस्कार मिलता है। तो ये क्या है कि वो आगे भी इसी प्रकार का जो है प्रदर्शन करे और इसी प्रकार से अपनी जो योग्यता है, उसका जो स्तर है उसको और भी बढ़ाए। तो उसको प्रेरित करने के लिए उसे पुरस्कार और जो भी सम्मान दिया जाता है वो उसको प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। यद्यपि उपाय बाह्य प्रेरक है, आंतरिक प्रेरक तो बालक की स्वयं पढ़ने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। जो भी बाहर से चीज़ें दे करके बालक को प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे कि प्रमाण पत्र दिया गया है या फिर उसे अच्छे अंक आने पर उसे जो धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी गई है या फिर कोई बुक बाहर से कुछ भी जो है उसे बाहर रूप से प्रदान किया जाता है, वो सब क्या है? वो सब बाहर प्रेरणा होती है, मतलब बाहर से प्रदान की जाने वाली प्रेरणा होती है। और आंतरिक प्रेरणा क्या होती है? बालक का स्वयं से उसके अंदर जो उत्साह है, जो प्रोत्साहन है, जो कार्य करने की इच्छा है, जो मनोयोग है, वो सब क्या है? वो सब उसकी आंतरिक प्रेरणा है जो स्वयं पढ़ने या ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा है। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव क्रियाओं की प्रमुख चालक हैं। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो किसने दी हैं? तो मैकडूगल ने दी हैं। और ये मूल प्रवृत्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव क्रिया की क्या होती हैं? प्रमुख चालक हैं। मूल प्रवृत्तियां मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियां, मूल जो प्रवृत्तियाँ होती हैं मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियाँ स्वाभाविक एवं प्रकृति जन्म विशेषताएं होती हैं। जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो बालक की क्या होती है? मूल मतलब उसके जन्म से ही उसके पास होती है और ये जन्मजात विशेषताएं होती हैं, स्वाभाविक एवं प्रकृति जन्म विशेषताएं होती हैं और ये स्वाभाविक तौर से बालक को प्राप्त होती हैं, प्रकृति के तौर पर उसे प्राप्त होती है और ये जन्म से प्राप्त होती है, किसी अन्य के द्वारा बाहर से नहीं दी जाती। उसके जन्म से ही उसके पास ये सारी विशेषताएं जो मूल होती हैं वो मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं। जिस प्रकार प्रत्येक भौतिक पदार्थ का एक आंतरिक गुणीय विशेषता होती है, जिस प्रकार से कोई भी भौतिक पदार्थ होता है तो उसका क्या होता है? एक गुणीय विशेषता होती है। उसी प्रकार मनुष्य की भी शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं होती हैं। उसी प्रकार जो मनुष्य है, हर पर्सन टू पर्सन क्या होता है? अलग अलग शारीरिक विशेषताएं होती, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग शारीरिक व मानसिक विशेषताएं होती हैं जो जन्मजात होती हैं। कैसी होती हैं? अगर किसी व्यक्ति के पास किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक विशेषता है तो वो क्या है? जन्मजात होती है, उसे जन्म से प्राप्त होती है। इसका मतलब वो उसकी मूल प्रवृत्ति है क्योंकि वो उसे जन्म से प्राप्त होती है।
पर्यावरण के साथ समायोजन करने के लिए उसे प्रोत्साहित करती है। जो बालक की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो उसे जन्म से प्राप्त होती है और वही मूल प्रवृत्तियाँ बालक को पर्यावरण के साथ समायोजन करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बतलाई हैं। कितनी बतलाई हैं? 14 बतलाई हैं। और वो 14 मूल प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं ये भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है। तो 14 है। किसने दी है? मैकडूगल ने दी है। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो उसमें क्या होता है, उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ जाता है कि इनमें से कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां हैं। तो इनको जानना और इनको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली मूल प्रवृत्ति है पलायन या भागना, दूसरी है युयुत्सा, तीसरी है निवृत्ति या विकर्षण, चौथा है पैतृक, यहाँ पर पैतृक है, पैतृक प्रवृत्ति, और अगला है शरणागति, जिज्ञासा, काम, आत्मस्थापन या आत्म प्रकाशन, दैन्य या विनीत भाव, सामूहिकता, भोजना, अन्वेषण और संग्रह, रचना, हास्य। ये सब क्या है? मूल प्रवृत्तियाँ हैं। कितनी हैं? 14 हैं। किसने दी है? मैकडूगल ने दी। इतना हम लोगों ने जाना। सीखने या अधिगम की प्रक्रिया में मूल प्रवृत्तियों का अहम कार्य होता है। अगर सीखना या अधिगम की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो अहम भूमिका निभाती हैं। बालक में क्षमता अंतर्निहित है, उसी का विकास अधिगम के द्वारा होता है। मतलब बालक के अंदर जिस भी कार्य को करने की क्षमता पहले से निहित है तो उसका जो विकास किसके द्वारा होता है? अधिगम के द्वारा होता है। जब वो उस क्रिया को बार बार दोहराता है, सीखता है, तो क्या होता है, उसकी जो अंतर्निहित क्षमता होती है वो बाहर निकल के आती है और उसे पता चलता है कि वो किस क्षेत्र में क्या है, किस क्षेत्र में उसका जो फैलाव है या किस क्षेत्र में वो विशिष्ट जो प्रतिभा है वो प्राप्त कर सकता है। बालक के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के माध्यम से उसकी मूल प्रवृत्तियों में संशोधन होता है। बालक में जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उसको शिक्षा या प्रशिक्षण के माध्यम से उसमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे कि कोई बालक की मूल प्रवृत्ति क्या है? किसी बालक की मूल प्रवृत्ति है क्रोध, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उसके गुस्से को किसी ऐसी दिशा में मोड़ दिया जाता है जो उसके लिए हानिकारक ना हो के लाभदायक हो जाता है। जैसे कि उसे बहुत गुस्सा आता है तो उसको किस फील्ड में जो है जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उसको बॉक्सिंग में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। गुस्से में वो क्या करेगा? अपना जो गुस्सा है वो सही जगह पर यूज़ करेगा, जिससे उसको सकारात्मकता उसके अंदर आएगी, साथ ही उसको हानि की जगह क्या होगा? लाभ होगा, और साथ ही साथ वो देश का नाम भी रोशन करेगा। तो ये क्या है? उसकी जो मूल प्रवृत्ति है उनको शिक्षण या प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें संशोधन किया जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी बालक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे सही मार्ग की तरफ नहीं ले जाया जाएगा, तो उससे जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा तो क्या करेगा? वो कोई भी नकारात्मक कार्य भी कर सकता है। तो उसका जो गुस्सा है वो क्या है? उसकी मूल प्रवृत्ति है। और उसे सही मार्ग में कौन ले जाएगा? जो उसका जो शिक्षण एवं प्रशिक्षण है वो क्या करता है? उसे सही मार्ग में ले जाने का कार्य करता है और उसका विकास होता है। शिक्षा का ध्येय विद्यार्थी के आचरण व्यवहार में संशोधन करना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि बालक के आचरण व्यवहार में संशोधन किया जाए और साथ ही उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए। बालक के व्यवहार एवं आचरण का मूल स्रोत उनकी मूल प्रवृत्तियाँ। बालक का व्यवहार किस प्रकार का होगा, उसका आचरण किस प्रकार का होगा, ये सब किस पे डिपेंड करता है? बालक की मूल प्रवृत्तियों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना। आप समझते हैं कि प्रेरणा की परिभाषाएं क्या क्या होती है और किसने किसने दी हैं। तो पहली परिभाषा है स्किनर ने क्या कहा है? प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। स्किनर ने कहा है जो मोटिवेशन है वो किसी भी बालक को सीखने के लिए एक प्रकार का रास्ता प्रदान करता है और उसे राजमार्ग प्रदान करता, उसके लिए एक मार्ग खोल देता है। तो प्रेरणा क्या है? सीखने के लिए एक राजमार्ग है। गुड ने कहा है प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित रखने की प्रक्रिया। गुड ने क्या कहा है? कि जो प्रेरणा है, अगर किसी भी व्यक्ति या बालक को कार्य आरंभ करने पर उसे उस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा, तो वो उस कार्य को क्या करेगा? प्रारंभ करने के साथ साथ उसे जारी भी रखेगा और साथ ही उसे नियमित भी करेगा, कंटिन्यू भी करेगा, क्योंकि उसके अंदर उस कार्य को करने के लिए क्या दी गई है? उसके अंदर प्रेरणा को जागृत किया गया है। तो गुड ने कहा है प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित रखने की प्रक्रिया है। और थॉमसन ने क्या कहा है? प्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ऐसी रुचि जो या तो छात्र में है ही नहीं या उसे इस रुचि का आभास ही नहीं है। जो प्रेरणा है वो क्या है? बालक में किसी कार्य के प्रति
रुचि उत्पन्न करने की कला है और साथ ही ऐसी रुचि जो बालक में है ही नहीं या फिर उसके अंदर है लेकिन उसे पता नहीं है कि वो उस कार्य को कर सकता है। तो प्रेरणा के द्वारा बालक के अंदर जो छिपी प्रतिभाएं हैं उनको उभारा जा सकता है, उनको बाहर निकाला जा सकता है और साथ ही उसके अंदर क्या एक प्रकार की रुचि और कला को जागृत किया जा सकता है। किसने कहा है? थॉमसन ने कहा है। अगला है गिलफोर्ड। इन्होंने क्या कहा है? प्रेरणा कोई विशेष आंतरिक कारक या दशा है जिसमें किसी क्रिया को प्रारंभ करने तथा जारी रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। गिलफोर्ड ने क्या कहा है कि प्रेरणा एक प्रकार की आंतरिक कारक या दशा है। प्रेरणा एक प्रकार का आंतरिक कारक या दशा है जिसमें किसी क्रिया को प्रारंभ करने तथा जारी रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो प्रेरणा क्या है? एक प्रकार का आंतरिक कारक है जो बालक को अंदर से प्रेरित करती है और ये किसी भी क्रिया या कार्य को जारी रखने के लिए एक प्रकार की प्रवृत्ति है। मतलब जो बालक है, जो व्यक्ति है, वो उस कार्य को कंटिन्यू करेगा किसके द्वारा? अगर उसके अंदर आंतरिक रूप से प्रेरणा है। तो गिलफोर्ड ने ये कहा है। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। आप समझते हैं प्रेरक एवं प्रेरणा क्या है, मोटिव एंड मोटिवेशन क्या है। अब यहाँ पे समझते हैं कि मोटिव, अभी समझा प्रेरणा, अब समझते हैं प्रेरक एवं प्रेरणा क्या है। मनुष्य के मूल में कुछ जन्मजात अर्जित एवं स्वाभाविक प्रवृत्तियां अंतर्निहित होती है। मतलब मनुष्य के अंदर क्या होती है? कुछ जन्मजात अर्जित और जो स्वाभाविक मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो होती हैं। ये प्रवृत्तियां व्यवहार को प्रेरणा देती हैं, इसी आधार पर इनको प्रेरक कहा जाता है। जो मूल प्रवृत्तियां बालक को प्रेरणा प्रदान करती है वो क्या कहलाती हैं? प्रेरक कहलाती हैं। तो बालक के अंदर जो जन्मजात मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां अंतर्निहित होती हैं, ये प्रवृत्तियां क्या करती हैं? बालक के व्यवहार को प्रेरणा देती हैं और यही जो मूल प्रवृत्तियां हैं जब प्रेरणा प्रदान करने का कार्य करती हैं तो इनको क्या कहा जाता है? इनको प्रेरक कहा जाता है। अब यहाँ तक समझ लिया। समझते हैं गेट्स ने क्या कहा है प्रेरक के बारे में। प्रेरक प्राणी के अंदर की वे दशाएं हैं जो विशिष्ट प्रकार की क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रेरक क्या है? किसी प्राणी के अंदर की विशिष्ट दशाएं हैं जो उसे एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया को करने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य करती हैं या फिर प्रेरित करने का कार्य करती हैं। अब समझते हैं कि प्रेरणा के लक्षण कौन कौन से हैं। प्रेरणा की निम्नलिखित विशेषताएं या लक्षण है। पहला है शक्ति परिवर्तन। प्रेरणा युक्त व्यवहार में प्राणी में कुछ ना कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को प्रेरणा दी गई है तो उसके व्यवहार में उस प्रेरणा के द्वारा क्या क्या होगा? कुछ ना कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि इन परिवर्तनों के कारण ही प्रेरणा उत्पन्न होती है और जो परिवर्तन उसके अंदर होते हैं, शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं, उनके कारण ही क्या होता है? व्यक्ति में प्रेरणा उत्पन्न होती है। किस प्रकार की प्रेरणा में कौन से परिवर्तन होंगे इस संबंध में अभी तक कुछ निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। मतलब किसी बालक के अंदर किस प्रकार की प्रेरणा में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे इस संबंध में अभी तक कुछ निश्चय नहीं हुआ है कि किस प्रकार की प्रेरणा के द्वारा बालक के अंदर कौन से परिवर्तन होंगे। किंतु इतना तो निर्विवाद रूप से माना गया है कि हर प्रकार के प्रेरणा में कुछ न कुछ शक्ति परिवर्तन अवश्य होता है। लेकिन ये जो है मान लिया गया है कि अगर किसी बालक को किसी प्रकार की प्रेरणा दी जाती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ शक्ति परिवर्तन अवश्य होते हैं। जैविक प्रेरकों में यह परिवर्तन अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं और अगर ये परिवर्तन जैविक रूप से होते हैं तो वो परिवर्तन अधिक स्पष्ट रूप से बालक के अंदर दिखाई पड़ते हैं। दूसरा है भावात्मक जागृति। क्या है? तो प्रेरणा एक प्रकार का भावात्मक पक्ष भी होता है। प्रेरणा क्या है? एक प्रकार की भावात्मक पक्ष है। अगर किसी के अंदर जो है प्रोत्साहन है, प्रशंसा है या फिर उसके अंदर उत्साह है तो वो उसे भाव के द्वारा व्यक्त करता है, जिसे मनोवैज्ञानिक तनाव की स्थिति कहा जाता है। प्रेरणा एक भावात्मक पक्ष भी होता है जिसे क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक तनाव की स्थिति कहा जाता है। इस मनोवैज्ञानिक तनाव या भावात्मक दशा का वर्णन संवेग के द्वारा किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की प्रेरणा उत्पन्न हुई है आंतरिक रूप से तो उसका वो प्रदर्शन कैसे करेगा? संवेग के माध्यम से करता है। मतलब उसके जो संवेग होते हैं, हंसी, दुख, क्रोध और साथ ही जो भूख है, इसके द्वारा वो प्रदर्शित करता है। किंतु प्रत्येक प्रेरणा के साथ भावात्मक जागृति का गंभीर होना, अत्यधिक स्पष्ट होना या व्यक्ति का इसके संबंध में पूर्ण रूप से चेतन होना आवश्यक नहीं है। लेकिन हर प्रकार की प्रेरणा में जो व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से जागृत या चेतन होगा, ये आवश्यक नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रेरणा युक्त व्यवहार में भावात्मक पक्ष गुप्त ही रहता है। भावात्मक पक्ष की गंभीरता अथवा सफलता का अनुमान व्यवहार से
ही लगाया जा सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को जो प्रेरणा प्रदान की गई है उसके व्यवहार में क्या होगा, उसके व्यवहार में जो भावात्मक पक्ष है उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन वो प्रदर्शित नहीं होता है, वो उसके व्यवहार से प्रदर्शित होगा। जब उसके सफलता का अनुमान उसके व्यवहार से ही लगाया जा सकता है कि जो बालक का व्यवहार में बदलाव आया है वो कौन सी प्रकार की प्रेरणा के कारण आया है और उसे उसका जो भावात्मक पक्ष है वो किस प्रकार से उस प्रेरणा से प्रभावित हुआ है। तो ये हम लोगों ने देखा भावात्मक पक्ष, और इसका अनुमान कैसे लगाया जाएगा, तो बालक के व्यवहार से लगाया जा सकता है। तीसरा है पूर्वानुमान उद्देश्य प्रतिक्रिया। विलियम मैकडूगल के अनुसार प्रेरणा प्राणी को उद्देश्य प्राप्त करने वाली प्रतिक्रियाओं की ओर ले जाती है। प्रेरणा क्या करती है, जो मोटिवेशन होता है वो बालक को उसके उद्देश्य तक ले जाने का कार्य करता है। यह प्रेरणा का विशिष्ट लक्षण है कि अनुप्रेरित व्यक्ति को उद्देश्य प्राप्त हेतु कुछ प्रतिक्रियाएं करने को बाध्य करती है। अगर किसी बालक को किसी प्रकार की प्रेरणा प्रदान की जाती है जो उसे चाहिए, उसे प्रदान की जाती है, तो वो उस व्यक्ति को क्या करता है, उद्देश्य तक ले जाने के लिए बाध्य करता है, मतलब उसे मजबूर कर देता है कि बालक उस कार्य को करे। इन प्रतिक्रियाओं को कम करने से शक्ति परिवर्तन होता है। अगर वो जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको कम करेगा, उनको करने से क्या होगा, शक्ति परिवर्तन होगा। अगर वो इन प्रतिक्रियाओं को दोहराता है, प्रेरणा अगर उसके अंदर किसी चीज़ की प्रेरणा है या बाहर से दी गई है और दिए जाने के बाद वो उस क्षेत्र में क्या करेगा, कार्य करेगा या उस मार्ग पर चलेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, शक्ति परिवर्तन होते हैं। प्रेरणा के कारण कौन कौन से हैं, पहला है स्वाभाविक कारण, दूसरा है अर्जित कारण। कौन कौन सा है, पहला है स्वाभाविक कारण, दूसरा कौन सा है, अर्जित कारण। तो स्वाभाविक कारण क्या है, जीवित रहने की इच्छा, सुख एवं आनंद प्राप्त करने की भावना, प्रेम भावना, आत्मरक्षा इच्छा, शक्ति, कष्ट निवारण की भावना, संवेग, मूल प्रवृत्तियां, अचेतन मन, ये सब क्या है, स्वाभाविक कारण हैं। जो कैसे होते हैं, जैसे कि जीवित रहने की इच्छा, ये स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के अंदर होती है। सुख एवं आनंद प्राप्त करने की इच्छा, ये भी व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक है कि होगी। प्रेम भावना, आत्मरक्षा, शक्ति, कष्ट निवारण की भावना, संवेग, ये सब क्या है, ये सब जो है स्वाभाविक कारण हैं जो व्यक्ति के अंदर होते हैं। अर्जित कारण क्या, अर्जित का मतलब वो चीज़ें हैं जो बाहर से हम लोग देख करके ग्रहण करते हैं या फिर बाहर से देख करके हम अपने अंदर उनमें परिवर्तन लाते हैं या उनको अपने अंदर समाहित करते हैं। जैसे आदत हो गया, संस्कार, रुचि या अभिरुचि, स्थायी भाव, भावना, ग्रंथियाँ, सामाजिक आदर्श, इस संबंध और वातावरण, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक उपलब्धियां। जैसे कि आदत, संस्कार जो क्या है, किसी सामने वाले व्यक्ति को देख करके ही हम क्या करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं और अपने अंदर उनको समाहित करते हैं। रुचि, अभिरुचि, स्थायी भाव, जो भावना ग्रंथियाँ, सामाजिक आदर्श हैं, जो समाज में जो रीति रिवाज हैं, जो चीज़ें हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको हम क्या करते हैं, समाज में देख करके, लोगों के अंदर देख करके हम उनको अपने अंदर क्या करते हैं, उनके अनुसार अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। तो ये क्या होता है, अर्जित कारण, जो बाहर से ग्रहण किए जाते हैं। अब समझते हैं अप्रेरण की प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो अप्रेरणा की प्रक्रियाएं जो है वो 3 सोपान में है। कितने सोपान में है, 3 सोपान में। तो अप्रेरणा की प्रक्रिया कितने सोपान है, 3 है। पहला है आवश्यकता, दूसरा है प्रणोदन, तीसरा है प्रेरक। कौन कौन सा है, पहली है आवश्यकता, दूसरा है प्रणोदन, तीसरा है प्रेरक। नीड, ड्राइव और मोटिव्स, तो 3 है। इनको समझते हैं कि ये क्या क्या कहेंगे। पहला है आवश्यकता। आवश्यकता क्या कहती है, आवश्यकता प्राणी की एक जैविक अवस्था है जो किसी कमी के कारण उत्पन्न होती है। जिस चीज़ की कमी व्यक्ति के पास होगी मतलब उसे उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता क्या है, एक जैविक अवस्था है जो किसी कमी के कारण उत्पन्न होती है। अगर हमारे पास बुक नहीं है तो हमें किसकी आवश्यकता है, एक बुक की आवश्यकता है। क्योंकि हम स्टूडेंट हैं तो हमारे पास बुक नहीं है, तो हमें किसकी ज़रूरत है, जो चीज़ हमारे पास नहीं है वही क्या है, हमारी आवश्यकता है। प्रणोदन क्या है, प्रणोदन प्राणी की आंतरिक ऊर्जा है जो उसे क्रियाशील बनाती है। प्रणोदन क्या है, ड्राइव क्या है, व्यक्ति की एक आंतरिक ऊर्जा है जो उसे कार्य करने के लिए क्रियाशील बनाती है, मतलब उससे क्या करवाएगी, कार्य करवाएगी। तो प्रणोदन क्या है, एक प्रकार की आंतरिक ऊर्जा है जो उसे क्रियाशील बनाती है, उससे क्या करवाती है, कार्य करवाती है। प्रेरक, जब यहाँ पे प्रणोदन है, जब प्रणोदन किसी तत्व या लक्ष्य उद्देश्य से संबंधित हो जाता है तब वह प्रेरक कहा जाता है। तो प्रेरक क्या है, जब प्रणोदन क्या होगा, किसी लक्ष्य या तत्व से संबंधित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है,
प्रेरक कहलाता है। तो पहला यहाँ पे समझते हैं आवश्यकता। आवश्यकता क्या है? किसी चीज़ की, किसी वस्तु की कमी है, ठीक है, यहाँ पर हो गया कमी है, चलो ठीक है, कमी हो गया। दूसरा क्या है? प्रणोदन क्या है? आंतरिक ऊर्जा है जो उसे क्रियाशील बनाती है। जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है तो हम उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? क्रियाएं करते हैं, कार्य करते हैं। और जब हमारी क्रियाएं और कार्य क्या है कि हमारे पास अगर बुक नहीं है तो हमारे पास बुक की कमी है, और हमारी आवश्यकता क्या है कि हम स्टूडेंट हैं तो हमारे पास वो बुक होनी चाहिए जिससे हम अपना जो पढ़ाई है वो सब कर सकें और अपना जो कार्य है वो कंप्लीट कर सकें। तो हमारी आवश्यकता क्या हो गई? बुक हो गई। और प्रणोदन क्या है? उस बुक को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर जो क्रियाशीलता जागृत होगी कि हमें वो बुक चाहिए, तो हम उसे कैसे ले सकते हैं, क्या ऐसा क्या करें कि हम वो बुक खरीद सकें या फिर परचेस कर सकें, ऐसा कौन सा कार्य कर सकते हैं जो हमें उस बुक को प्राप्त करने में सहायक होगा। ये क्या है? प्रणोदन है। और प्रेरक क्या है? हमारा जो लक्ष्य बन गया कि हमारे पास बुक नहीं है तो हमें ये बुक चाहिए, हमारी आवश्यकता है, तो हमारा लक्ष्य क्या हो गया कि हमें ये बुक चाहिए। और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर जो प्रेरक के रूप में कार्य करेगा वो क्या है? प्रेरक है। मतलब जब जो प्रणोदन है किसी तत्व या लक्ष्य उद्देश्य से संबंधित हो जाता है तो वो प्रेरक कहा जाता है। जो प्रणोदन है वो संबंधित हो गया किससे? जो पुस्तक है उसको प्राप्त करने के लिए, तो वो क्या बन गया? लक्ष्य बन गया। और वही जो प्रणोदन है, जब हमें उस बुक को प्राप्त करने की हमारे अंदर इच्छा जागृत हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रेरक कहलाता है। इतना समझ लिया हम लोगों ने। अब समझते हैं अप्रेरित व्यवहार की सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अभिप्रेरित व्यवहार की कुछ विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं संक्षेप में इस प्रकार है। पहली विशेषता कौन सी? उत्सुकता। उत्सुकता क्या है? उत्सुकता प्रेरित व्यवहार का मुख्य लक्षण है। अभिप्रेरित प्राणी, व्यक्ति या बालक जब क्रियाशील होने के लिए तत्पर और उत्सुक हो जाता है तो यह तत्परता और उत्सुकता उसके प्रेरित होने का मुख्य कारण। अगर कोई बालक, उत्सुकता का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए ललायत होना, या फिर उसे ये लगता है कि मैं कितनी जल्दी इस कार्य को कर लूँ, कितनी जल्दी इस कार्य को कर लूँ, वो क्या होती है? किसी कार्य के लिए उत्सुकता होती है। व्यवहार का मुख्य लक्षण है अप्रेरित प्राणी, व्यक्ति या बालक जब क्रियाशील होने के लिए तत्पर और उत्सुक हो जाता है, जब वो उस कार्य को करने के लिए बिल्कुल उत्सुक हो जाता है कि कब करने को मिलेगा, कब करने को मिलेगा, कब जाने को मिलेगा, कब ये चीज़ मुझे मिलेगी। तो ये क्या है? उत्सुकता है। क्रियाशीलता होने के लिए तत्पर और उत्सुक हो जाता है, तो यह तत्परता और उत्सुकता उसके प्रेरित होने का मुख्य कारण होती है। दूसरा है ध्यान का केंद्रीयकरण। अप्रेरित बालक जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ध्यान को केंद्रीकृत करने लगता है, उसकी अपनी क्रिया में एकाग्रता बढ़ जाती है। जब अप्रेरित जो बालक होगा वो क्या करेगा? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने ध्यान को केंद्रीकृत करता है। मतलब अगर उसे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसे उस लक्ष्य पर क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, उस पर अपना समय देना पड़ेगा, साथ ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनानी पड़ेगी, एकाग्र होना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? ध्यान का केंद्रीकरण है। और किस लिए है? उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो जो भी क्रियाएं करता है, जो भी प्रयास करता है, जो भी योजनाएं बनाता है, जो भी ध्यान लगाता है, जो भी समय देता है, वो सब क्या है? उसका ध्यान का केंद्रीकरण है। इससे क्या होता है? क्रिया में एकाग्रता बढ़ जाती है। तीसरा है ऊर्जा का संचालन। अप्रेरित प्राणी या बालक में ऐसी ऊर्जा और शक्ति का संचालन हो जाता है कि वह घंटों पूरे मनोयोग से कार्य करता रहता है। इससे उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना सुगम हो जाता है। जो अभिप्रेरित बालक है क्या करेगा? जब उसके अंदर ध्यान का केंद्रीकरण हो जाएगा तो क्या होगा? उसके अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिससे क्या होगा? वो अपनी पूरी शक्ति उस कार्य को करने में लगा देता है और पूरे मनोयोग से घंटों क्या करता है? उस कार्य को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें लगा रहता है। तो इससे क्या होता है? उसे उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ही सहायता मिलती है और वो लक्ष्य के बहुत ही करीब पहुंच जाता है, क्योंकि वो उस पर लगातार कार्य कर रहा है और उस पर प्रयास कर रहा है। अगला है निरंतरता। तो अभिप्रेरित बालक अपनी क्रियाशीलता निरंतर बनाए रखता है। तो जब उसके अंदर एक प्रकार की ऊर्जा का संचालन हो जाता है तो उसके अंदर आंतरिक रूप से एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो उसे उस कार्य को करने के लिए बार बार क्या करती है? प्रेरित करती है। और इसी ऊर्जा के कारण वो उस कार्य में निरंतर लगा रहता है। तो ये है निरंतरता। लक्ष्य प्राप्ति पर संतोष की अनुभूति। और जब वो लगातार निरंतर उस गोल को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है, लगा रहता है, प्रयास करता रहता है, अपना समय उस पर खर्च करता रहता है, तो क्या होता है? जब
उस लक्ष्य की प्राप्ति बालक को हो जाती है, क्योंकि उसने इतना प्रयास किया है कार्य को करने के लिए। जब उस लक्ष्य को की बालक को प्राप्ति हो जाती है तो उसके अंदर क्या होगा, लक्ष्य प्राप्ति पर संतोष की अनुभूति होती है, प्राणी क्रियाशील हो जाता है और अंत में जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो उसे क्या मिलता है, आत्मसंतोष मिलता है। मतलब जिस कार्य के लिए वो प्रयासरत था, इतना समय उसने लगाया है, उसने इस पर इतना कार्य किया और जब उस लक्ष्य की उसको प्राप्ति हो जाती है तो क्या होता है, उसे एक विशिष्ट प्रकार का आत्मसंतोष मिलता है और अनुभूति, संतोष की अनुभूति होती है। किस लिए? क्योंकि उसने क्या किया है, जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य तक वो पहुंच चुका है और अपना जो लक्ष्य है उसने पा लिया है। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया। इसके आगे का जो कंटेंट है हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।